आज वेस्ट बंगाल टेट के हिंदी भाषा में भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि भाषा क्या है। बताइए, भाषा क्या है? सर, भाषा मतलब जिसे हम अपने इशारे के द्वारा या बोल करके जो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने से भाषा कहते हैं। ठीक, मतलब मन के भाव को किसी भी माध्यम से यदि हम प्रकट करते हैं तो वही भाषा कहलाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लेकिन कुछ भी भाषा विद्वान हैं जो लिखित और मौखिक को ही भाषा मानते हैं। भाषा के स्वरूप पे हम लोग चर्चा करना आरंभ करें। पीडीएफ में है, आप लोग देखिएगा वहाँ से, वहीं से देखें। जहाँ भाषा के स्वरूप की बात आती है, बताया जा रहा है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को समाज में रहने के लिए अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है और दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों तथा भावों को समझना पड़ता है। तो भाषा का ये दोनों स्वरूप है। मैं बोलूं, आप समझें, आप बोलें, मैं समझूं। विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट तरीके से हो, तब भाषा का स्वरूप बोले, या भाषा का जो मूल माने मेन मोटो जो है वो कंप्लीट होता है। इन्हें व्यक्त करने के साधन हमारे पास अनेक हैं। शारीरिक या वस्तु संकेत माध्यम से, मौखिक ध्वनि अथवा लिखित रूप से। तीनों जो हम लोग अभी पहले जान चुके हैं, आपस में चर्चा कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कप चाय की आवश्यकता है। इस भाव को तो हम 3 तरह से बोल सकते हैं। वहाँ मान लीजिए कप रखा हुआ है, केटली रखी हुई है, चाय का सारा सरंजाम रखा हुआ है, इशारा कर सकते हैं। इशारा समझेंगे, आप हमें देंगे। बोल करके कि कृपया 1 कप चाय दें, लिख करके कृपया 1 कप चाय दी जाए। तो ये तीनों माध्यम है। लेकिन ऐसे भी कुछ विद्वान हैं जो मौखिक भाषा को भाषा के श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एक मौखिक भाषा यानी कि संकेत, यानी कि एक मुद्रा, जिसे हम लोग मुद्रा कहते हैं, मुद्रा का एक भाव आता है जो सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे साधारण सी बात, यदि हमारे संग एक कोई गूंगा बहरा व्यक्ति है तो उससे हम बात कैसे करेंगे? स्क्रीन का टाइमर बढ़ा लीजिए ना। एक गूंगा बहरा व्यक्ति है तो उससे इशारा से बात करेंगे। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहां हम लोग उनसे बात नहीं कर पाएंगे। ले लो ना कोई एक जन इसको, मैं उतना भारी बोझ लेकर मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ देख ले रहा हूँ। आप में से कोई ले लो जिनको असुविधा हो, वहीं से लिया गया। एक्सक्यूज़ मी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि और तीसरे ढंग में जो आपने नहीं, चाय मांगने के लिए प्रथम विधि जो आपने अपनाया उसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हाँ, दूसरा और तीसरा ढंग में जो आपने अपनाया वही भाषा है, अर्थात मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूसरे शब्दों में भावों या विचारों के लिए प्रयुक्त अर्थपूर्ण ध्वनि या ध्वनि संकेत की व्यवस्था भाषा है। माने अर्थपूर्ण ध्वनि ही एक भाषा है, अर्थ निकलना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ अव्यय उच्चारित कर रहे हैं, ओए ए, इसे क्या है, आए, कोई नहीं समझेगा क्या है, क्योंकि
शब्दकोश में इनके कोई अर्थ नहीं है। जो भी हम लोग उच्चारण करते हैं उसका अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ का कोई भाषा नहीं होता है। आगे देखते हैं क्या हुआ जी। Actually, I am not accustomed to this environment. That is why I am to learn to you. मौखिक और लिखित भाषा। अच्छा, अब मेरी एक सवाल आती है आप लोगों के सामने कि मौखिक भाषा वास्तव में क्या शुद्ध होता है? नहीं सर। मैं इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल चुटकुला मैं सुनाऊं। मैं जब देवानंद भैया के पास मैं पढ़ने जाता था, इंग्लिश के टीचर हैं, एचएस में था ना ऑनर्स में था याद नहीं है, लेकिन एक दिन एक मेरा मित्र से एक्सीडेंट हुआ और उसके साइकिल से एक अंकल का पंजाबी का पॉकेट फट गया। वो अंकल जी साइकिल ले लिए, बोले जाओ गार्जियन को बुला के लाओ, नहीं तो तुम्हारा साइकिल नहीं देंगे, हम यहीं हैं गौरीपुर बाज़ार का मछली हट्टा में, मछली बाज़ार में वो बैठे हुए हैं। बेचारा दीपक आया रोते रोते एकदम, हाँ ऑनर्स में ही थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, रोते हुए आया, आके बोल रहा है मुझसे उमेश से कि देखो ना साइकिल ले लिए अंकल, मेरे से उनका पंजाबी का फट गया। तो हम बोले चलो, हम लोग भैया को भी बोले, भैया भी गए। तो भैया जाकर बोले हैं कि चाचा जी क्या हुआ है आपका, आप कुछ हुआ है, ये लड़का बदमाश। उनको क्या सुनने को मिला है जानते हैं आप लोग? सुनो, सुन, अंग्रेजी में मत बोल, सीधा हिंदी में बोल, जो बोले के बा, यहाँ तो अंग्रेजी समझे वाला कोई ना बैठे। तो क्या बोल रहे हैं आप? देवानंद भैया इसी तरह से, वो एकदम सरल विचारधारा के व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं आप? हम तो हिंदी बोल रहे हैं, फिर अंग्रेजी बोलता है, मैंने भोजपुरी में फिर अंग्रेजी बोला ताड़े, तू हिंदी बोल तो समझब। तो हम लोग समझ गए, हम बोले भैया आप हटिए। अच्छा दे दो ना से के लिया, काहे ना देता? तो हमारे पंजाबी फड़ला सतौन वो के सियाई, हम बोले दा हम सियाओ तनी, लेके बगल में गए हदीस टेलर में, बोले अच्छा थोड़ा एक रिफू कर दीजिए, सिला के लाए। तो सोचिए यहाँ पर हम लोग क्या जाने कि खड़ी बोली हिंदी बोला जा रहा है, खड़ी बोली हिंदी जो मानक हिंदी है वो सामने वाले को क्या लग रहा है? अंग्रेजी लग रहा है। तो इसका कारण क्या है? उनके लिए जो वो भोजपुर की भाषा को बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वो उनके लिए हिंदी है। वास्तव में हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी तो कोई एक बोल के भाषा नहीं है। हिंदी में यदि कोई बोले कि मैं शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं हो सकता है, शुद्ध हिंदी क्या है? हिंदी में हम लोग अरबी की शब्दकोश को पाते हैं, अरबी के शब्दकोश को, फारसी के पाते हैं, उर्दू के पाते हैं, संस्कृत के पाते हैं, कुछ हिंदी वर्ड हैं जो अंग्रेजी में चले गए हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द हिंदी में हैं। तो इस तरह से हिंदी एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ता में हर तरह के फूल मौजूद हैं। जैसे उस अंकल जी को लगा कि सामने वाला लड़का हमको अंग्रेजी में बोल रहा है, तो भाषा, मौखिक भाषा शुद्ध हो ये कभी जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी सुने होंगे क्लासरूम में कि कलम किसका है, सुने होंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स बोलते हैं किसका कलम है रे, बोलते हैं, लेकिन आप बताइए किसका कलम है न किसकी कलम है। और उसी में आपके ऊपर हंसने वाले भी मिले होंगे, इनको नहीं आता है, किसकी कलम है, हम लड़की हैं का। तो यहाँ तो जानना चाहिए कि वस्तु क्या है, वस्तु के अनुसार हम लिंग का निर्धारण कर रहे हैं। तो मौखिक भाषा के मामले में मैं एक ही बात बोलूँगा कि जहाँ आप अपने मन के भाव को स्पष्ट कर दें, सामने वाला समझ जाए, सामने वाला समझ के आत्मसात कर ले, खत्म। लेकिन जब लिखित भाषा की बात आती है तो वहाँ पर सबसे पहले आएगी वर्ण की शुद्धियाँ। वर्ण की शुद्धियाँ कहने का मतलब, हालांकि वो आपके
एग्ज़ाम में उस लेवल का, उस डीपनेस में नहीं आएगा। जनरली आप लोग भी देखे होंगे कि लोगों को बोला जाए लिखिए क ख ग घ वर्णमाला, मैं समझ गया, मुझे लेकर आना होगा नेक्स्ट डे से। है किसी एक में चलेगा ना? आप बोलिएगा किसी को क लिखिए, ऐसे टान देंगे। अच्छा चलें, समझ में आ रही है ना? अच्छा देख लेते हैं। नहीं नहीं, जैसे मेरे स्कूल में भी वाइट बोर्ड है, तो हम लोग सब अपना अपना बियर करते हैं। अभी रिसेंट में लगा है हम लोग के स्कूल में। अरे बाप, एक दो, अच्छा ये वाला कुछ काम का है। हाँ, टेस्टिंग को छोड़ के मैं काम करूं। देखिए, आप जब शुद्ध हिंदी, लिखित मानक हिंदी की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों को वर्ण शुद्ध रखना है। जो वर्णमाला हम लोग लिखते हैं, आज आप रिटेन पास करिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा तो हो सकता है आपसे बोला जाए कि थोड़ा क ख लिख के दिखाइए, ठीक? तो आप लिखिएगा कैसे? आप ऐसे लिखिएगा, जनरली तो यही मिलता है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो पीपी में आया है, 5+ एज है, वो इसको कुछ नहीं समझेगा। सर 5 क्लास के बच्चे भी नहीं समझ। और एक बात मैं बताऊं, हम लोग HS तक जैसे तैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, मैं अपने आप को भी लेकर मैं चल रहा हूं। और वही जब हम लोग हिंदी ऑनर्स में जाते हैं, चाहे जिनका हिंदी जनरल भी रहे, बोला जाता है भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको मानक हिंदी लिखनी है। तो भैया हम शुरू से मानक हिंदी क्यों नहीं लिखें? हम लोग किताब में जो प्रिंट किया हुआ हिंदी पाते हैं वो तो मानक है, उसमें कहीं आप ऐसे दिखा दें, नहीं मिलेगा क, उसमें कैसे मिलेगा? ऐसे मिले या ऐसे मिले, ऐसे ना शुद्ध ख। बहुत सारे स्कूलों में मैं देखा हूँ ये ख है, ये ख है ही नहीं, ये रवा है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, इस दोनों डंडी को सटाते हैं, ये भी गलत है। ख मने ये होता है। तो लिखित भाषा, लिखित भाषा का मतलब होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, हम जो लिख रहे हैं सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा। मैं मोरलेस नॉर्थ इंडिया के तरफ मैं बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ। जितनी हिंदी की अशुद्धियाँ मैं वेस्ट बंगाल में देखता हूँ ना, शायद इतना कहीं नहीं है। आप लोग भी जाइएगा कहीं नॉर्थ इंडिया की तरफ, जब बढ़िएगा ना तो हिंदी, साइंस वालों की हिंदी ऐसी मिलेगी कि जो यहाँ के ऑनर्स वाले रखते हैं। ध लिखने को बोले, ये क्या ध है ना, ये है ध। तो वर्ण की शुद्धियाँ। दूसरा होगा वर्तनी की शुद्धियाँ। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग। स्पेलिंग की शुद्धियों में थोड़ा सा ध्यान दे लें, यहीं से हम लोगों का ना शब्द शुद्धिकरण भी कुछ हद तक क्लियर होगा। वर्तनी की शुद्धियाँ में गलती होती है सिर्फ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। तो इसको ध्यान में रखने का क्या तरीका है, जरा आप लोग बताएं कुछ। बोलिए विकास बाबू। विकास नाम है ना? राहुल, हाँ बोलिए। छोटी बड़ी में सर मात्रा करता है। मैं कैसे पकड़ूंगा? उच्चारण पे जोर देना। उच्चारण पे ध्यान दें। मैं बोलूंगा आपको लिखने के लिए पुस्तक, तो पुस्तक, पुष्प पे मैं पॉज दे रहा हूं ना, हल्का ठहर रहा हूं, इसीलिए यहां पर हो जाएगा पुस्तक। फूल, फूल, तो फ को मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रेस कर रहा हूं ना, लंबा खींच रहा हूं। फूल। आप बोल के खुद देख लीजिए, बोलिए फूल। फूल, फूल बोले है ना, अब पुल बोलिए तो पुल। तो पुल में क्या आ रहा है, पॉज होके निकल जा रहा है ना, पुल।
कविता है माझी का पुल, तब पुल में कौन सी मात्रा देंगे हम? छोटा ऊ देंगे। अब फूल में बड़ा ऊ। क्लियर हुआ? उसी तरह छोटी ई बड़ी ई, किताब छोटी, कीमत कीमत, की को स्ट्रेस कर रहे हैं ना जी? कुछ शंका है कि? शंका होने से बोलिएगा एकदम, क्योंकि मैं यहाँ आया ही हूँ चर्चा करने के लिए। और ये कभी मत सोचिएगा कि मैं आपको सिखाने आया हूँ। मैं आप लोगों के संग चर्चा करने आया हूँ कि मैं खुद भी कुछ सीखूं, क्योंकि कहा गया है ना, लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। और जो जिस दिन सीखना बंद कर दिया, समझिए वो तरक्की करना बंद कर दिया। अब मैं अभी भी तरक्की करना चाहता हूँ एट द एज ऑफ 46। आए तो वर्ण की अशुद्धियाँ, उसके वर्ण की अशुद्धियाँ में और थोड़ा सा जाने। मैं बोल रहा हूँ कि लिखना है विद्यालय। विद्यालय मेरे से लिखवाया गया था। मेरे से इंटरव्यू में बोला गया कि आप कौन से स्कूल का चयन किए हैं, कौन से स्कूल में जाइएगा यदि आपको भेजा जाएगा तो। हम बोले सर हमारे घर के नज़दीक में जो भी है विद्यालय उसी में चले जाएंगे। तो विद्यालय शब्द मुंह से निकला, बोला लिख के दिखाइए। लिखें जरा विद्यालय, आप लोग जरा लिखें। आँख नहीं है मेरा, खूब तत्काल ये चश्मा चढ़ा है मुझे। कलम नहीं, आपका देखें। सैद्धांतिक तरीके से आप जो लिखे हैं आधा आधा पूरा यह लिखे हैं, लेकिन होता क्या है, दोनों आधा आधा आता है। मैं आ रहा हूं, ये कुछ हद तक ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है। आप क्या लिखी हो बताओ? आप तो ध लिखी हो। ध तो नहीं होता है। होता क्या है? विद्यालय, विद्यालय, दया। यहां देखिए, दया, दया, यानी यहां आया ना, ले ये होना चाहिए ना। आप जो लिखी हो प्रिंट में वैसे ही मिलता है, प्रिंट में वैसे मिलता है। हाँ ऐसे, क्या पता कैसे, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए बोले कुछ हद तक ठीक है। अब एक बात और बोल रहे हैं, इस विद्यालय को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। एक दो, आई डोंट माइंड। चलेगा ये? बट सर ये मिलता नहीं है जल्दी, कम टाइपिंग में। टाइपिंग में तो कुछ नहीं मिलता है। टाइपिंग, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ठीक है, वो ट्राई कर चुके हैं, तो इसको मैं ट्राई ही नहीं किया। विद्यालय, जहाँ हम आधा द के नीचे हलंत दे रहे हैं तो क्लियर हो जा रहा है विद्यालय। इसी तरह हम स्वरूप लिखेंगे। सर मगर ये वाला तो चलता नहीं है। चलता नहीं है लेकिन सही है। सही है। आप लिखिए, कोई प्रोफेसर गलती नहीं काटेंगे। हाँ, गलत नहीं, क्योंकि ये साधारण है, द व्यंजन प्रिंट में ये नहीं मिलेगा।
प्रिंट में ना ये मिलेगा, प्रिंट में ना ये मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। सर जो हम लोगों ने लिखा वो आप लोग जो लिखी हैं दोनों वो मिलता है। नहीं, ये वाला किसी किसी बुक में मिलता है नीचे ये वाला हाँ हाँ, हाँ ये मिलेगा, वो नहीं मिलता सर। ये नहीं मिलता है। लेकिन ये मेन सही ये है, एकदम मानक में जाएं तो सर यदि किसी इंटरव्यू में बोले तो ये वाला लिख सकते हैं नीचे। आप ये भी लिख सकती हैं। आपसे वहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि आप ऐसे क्यों लिखी, ऐसे तो होता है। आप बता सकती हैं कि यहाँ हलंत का मतलब ही हो जा रहा है आधा। संयुक्ताक्षर के लिए मैं हलंत का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब अगला आते हैं हम लोग कि वर्ण के बाद व्याकरणिक दृष्टि से आपका वाक्य कितना सही होता है, वो भी देखना पड़ता है। क्योंकि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को, जिसका कोई एक अर्थ हो और पूरा अर्थ हो। ठीक है, पूरा अर्थ हो, शब्दों के सार्थक समूह को। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। जैसे एक साल के पेपर में हम देखे थे कहीं उज्ज्वल लिखने को दिया गया था। उज्ज्वल लिख सकते हैं, उज्ज्वल किसी से गलती नहीं होना चाहिए। दो आधा होता है। सर बट बहुत लोग ये वाला पूरा कर देते हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरा एक बीए में स्टूडेंट है उज्ज्वल कुमार साहब, वो गलत लिखता है, जिसका नाम है वो गलती लिखता है, होता है। खैर, तो वो बोलता है मैं बचपन से ऐसा ही लिखता हूँ। अब बहुत अच्छी बात है। तो हम उसको एक ही सलाह दिए, बाबू हिंदी ऑनर्स छोड़ दो, कुछ और ऑनर्स करो। चले थोड़ा सा इधर देखें। हाँ, कहते हैं कि मौखिक एवं लिखित भाषा। भाषा अभिव्यक्ति के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। मुख द्वारा उच्चारित भाषा यदि अर्थपूर्ण हो तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब यहाँ यही मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, मुख द्वारा उच्चारित भाषा अर्थपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन ये कभी जरूरी नहीं है कि वो व्याकरणिक दृष्टि से पूरा सही हो। आप मगही समझने वाले हैं, मैं खड़ी हिंदी में बोलूं तो आपको अंग्रेजी लगेगा या कुछ और लगेगा। हाँ, जैसे आप में से यदि कोई आईसीएसई को ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो 11 में ना 10 में एक चैप्टर है इंग्लिश में, लड़का ब्राज़ीलियन है, एक उससे यात्री आके उससे इंग्लिश में बात कर रहा है, वो ब्राज़ीलियन बोल रहा है, वो इंग्लिश बोल रहा है, और दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। लास्टली उसी तरह कहानी ख़त्म हो गया। सर तो भाषा का वैषम्य हो गया। वैषम्य होता ही है। तो भाषा का यह रूप मानव को सहज ही सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। भाषा का यह रूप कहने का मतलब जो मौखिक भाषा है, सामाजिक वैषम्य से, सामाजिक भाव से प्राप्त होता है। ये सामाजिक भाव से ही प्राप्त होता है कि एक बच्चा गाली देता है, एक बच्चा गाली देता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई गाली दे रहे हैं, आप बच्चे के सामने तो ना दें। क्यों? क्योंकि वो जो पाएगा ले लेगा। मेरे घर के बगल का देवांश अग्रवाल एक दिन बोल रहा है कि मेरी बेटी को, टिया दीदी तुम बहुत चंडाल हो। ठीक, हम सुने तो हम सुने, अभी हम कुछ रिएक्शन दे, तब तक उसकी दादी 2 थप्पड़ दे दी। हम बोले आंटी मारी क्यों? तो ये टिया को गाली दे रहा है। बोले कुछ नहीं दे रहा है, उससे पूछिए, उसको चंडाल का मतलब ही पता नहीं है। पूछिए, नहीं बता पाएगा। क्लास 2 में पढ़ने वाला बच्चा क्या बताएगा चंडाल का मतलब? हम गए, क्लियर किए कि गोपाल अंकल बोलते हैं चंडाल, इसका नतीजा है कि ये सुन के चंडाल सीख गया है। तो मौखिक भाषा जो है ना, हम लोग सुन के बहुत कुछ सीख लेते हैं, सुन के सीखते हैं, कहीं पढ़ के नहीं। टीवी से हुआ, कैसे हम लोग गाना याद कर लेते हैं, गाना देखो याद हो जाता है, कविता याद हो जाती है। अभी हमें काव्यावृत्ति कर नहीं रहे, कविता याद है, कर देंगे फट से। तो सुनकर
यहीं पर भाषा का एस्पेक्ट आ जाता है। LSRW लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, राइटिंग, चारों को रिलेटेड है। एक यदि क्लियर होगा तो ही दूसरा क्लियर होगा। तो पढ़े लिखे या अनपढ़ का यह रूप मानव को सहज ही सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। पढ़े लिखे या अनपढ़ इस मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, यह सही है कि पढ़े लिखे लोग अपेक्षाकृत शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं और अनपढ़ अशुद्ध का। ये तो खूब साधारण सी बात है कि जो पढ़े लिखे हैं वो शुद्ध बोलते हैं, जो अनपढ़ है वो मैक्सिमम अशुद्ध ही बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात है कि समाज की 70% जनता अशुद्ध भाषा बोलते हैं, 30% सही बोलते हैं। दूसरी बात, लिखित भाषा का प्रयोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ नहीं। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वर्ण ज्ञान, व्याकरण ज्ञान होनी चाहिए, नहीं तो लिख नहीं पाएगा। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचार और भावों के स्मरण को हूबहू अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते। ये भी बात है। यदि रिकॉर्ड करके रखना है तो मौखिक भाषा को रिकॉर्ड करने का सिस्टम ये आया है। ये जो जा रहा है वहाँ तक तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये मौखिक भाषा को रिकॉर्ड करके ऑथेंटिकेशन के लिए रखा जा सकता है। लेकिन ये जब नहीं था, या ये कितने लोगों के पास है, नहीं ना। तो आज भी लिखित भाषा ही क्या किया जा सकता है, लिपिबद्ध करके उसे कागज पे लिख के हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। लिखित भाषा सीखने के अपेक्षाकृत अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। मौखिक भाषा को जैसे इंसान आराम से सीख लेता है, लिखित भाषा को सीखने में क्या लगता है, एक लंबा समय लगता है। वर्ण सीखिए, वर्ण के बाद मात्राएं सीखिए, मात्राओं के बाद एक एक शब्द को सीखिए, वही वर्तनी, तो तब जाके वाक्य सीखिए। और मौखिक भाषा में डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं मरासी लाइन क्लब के लिए मैं खेल रहा था, तो विकेट कीपर बार बार बोल रहा है बॉल सिनू, बॉल सिनू, मेरे तरफ देखकर बोला बॉल सिनू, बॉल सिनू। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं कवर में मैं फील्डिंग कर रहा हूँ। तो एक लड़का आके बोला भैया आपको बॉलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो वहाँ मैं सुन के सीख गया ना, जो अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि तेलुगु में बोलते हैं बॉल सिनू, बॉल करिए। तो वहाँ लिखना तो नहीं जानते हैं हम तेलुगु, लेकिन तेलुगु का इतना वर्ड मैं सीख गया। तो लिखित भाषा समय लेता है और मौखिक भाषा हमें क्या करता है, डायरेक्ट दे देता है कि ये बोलते हैं, लो। अब भाषा का महत्व पे जाएं। भाषा के महत्व में सबसे पहले आता है, जी बोलो। एक और अंतर होगा, लिखित भाषा जो है स्थायी रहता है और मौखिक भाषा अस्थायी है। कुछ भी बोल के उसको पलट सकते हैं, लेकिन यदि रिकॉर्ड हो रहा है तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मिल रहा है तो मतलब आधा से ज़्यादा वो अस्थायी ही होगा। हाँ, अस्थायी माना जा सकता है। मानक तरीके पे सब चीज़ किस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं, जो सबके पास अवेलेबल है। मैक्सिमम लोगों के पास तो ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं ना अवेलेबल है, या आपसे मैं रास्ते में मैं बोल रहा हूँ, या इसके बिना यदि मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं जो बोला कल मैं इनकार भी कर सकता हूँ। आपकी बात सही है। सर एक और है, लिखित भाषा की अपेक्षा जो मौखिक भाषा होती है वो अधिक प्रवाहमान होती है, कि जिस स्पीड से हम बोल सकते उस स्पीड से हम लिख नहीं सकते। हाँ, और एक चीज़ है,
मौखिक भाषा में हम अपनी भाव भंगिमाओं को प्रस्तुत कर पाते हैं। हाँ, जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है काव्यावृत्ति। काव्यावृत्ति में क्या देखते हैं हम लोग? खड़ा होके चेहरे की आवृत्ति से, हाँ जो वेग से हाँ, दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पे भाई टूटेंगे। हाँ, रश्मि रथी का रश्मि रति कृष्ण की चेतावनी। तो वो क्या है? वो मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। वहीं यदि हम प्रसाद के मेरे नाविक बोल रहे हैं तो एकदम धीमे स्वर में, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में अंबर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। वहीं यदि मोचीराम बोल रहे हैं तो एकदम लाचारी वाला स्वर में बोलेंगे, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर देखा। फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में बोला, बाबूजी मैं सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए पड़ा है। तो मौखिक भाषा में ये संभव है, लेकिन यही लिखने में संभव नहीं है। लेकिन जो मानक है, जो कहीं हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, कहीं सबूत के रूप में रख सकते हैं, लिखित होता है, लिखित होती है। इसीलिए देखिए परीक्षाएं भी लिखित होती हैं। परीक्षा कहाँ बोल के होती है? बहुत कम। 90 का रिटेन होता है तो 10 का ओरल होता है, वाइवा होता है। एक इसी में एक और चीज़ मैं बताऊं आप लोगों से, मैं शेयर करूं। एग्ज़ाम की एक पद्धति होती है ऑरल, जानते हैं ऑरल सिस्टम के बारे में? नॉट ओरल, ऑरल। बोलिए क्या होती है? सर उसमें हमसे टीचर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर हम मौखिक रूप से देते हैं। वो तो ओरल हुआ, ऑरल, AURAL। ये मिलेगा आप लोगों को। बीएड में भी आप लोगों का स्टार्टिंग है ना, जो वाइवा होता है, वाइवा अलग चीज़ है। ऑरल में क्या होता है कि मैं आप लोगों को सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ, ये हिमाकत में कर रहा हूँ। देखिए ऑरल में क्या होता है कि मैं आपको एक कहानी सुना दिया, आप एकदम ध्यान मग्न होकर सुन लिए। सुनने के बाद मैं आपको 5 प्रश्न दे दिया, जो सुने हैं उसी के आधार पे आप आंसर लिखिए। वो ऑरल टेस्ट होता है, ठीक है? जो पुराने ज़माने में होता है। पुराने ज़माने में ये आपको मैं बता दूं, ICSE बोर्ड में ये एक कंपलसरी एग्ज़ाम है। ऑरल एब्सेंट करिएगा तो गार्जियन कॉल हो जाएगा। खुद मेरी बेटी पढ़ती है इसलिए मैं जानता हूँ। बोले ना, सीखने के लिए दुनिया पड़ी है और सारी उम्र हम लोग सीख सकते हैं। आ जाए हम लोग इस, अच्छा इसे, ये कितने देर के लिए होता है? पहली बार हुआ है सर। फॉर द फर्स्ट टाइम। चले बाबू उसको उठा लें। उठा पाइएगा ना? मैं आऊँ? उनसे नहीं उठ रहा था वो भाई साहब से। संभाल के, इनफ। आए भाषा के महत्व पे चर्चा करें जी। आप देख पाइएगा ना, ये तो मोबाइल के बैटरी से चल रहा है ना, इसमें तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं है। इसका लाइट ऑन हो सकती है। हाँ ऑन है। फ्लैश अरे देख के जी, देख के। ठीक। तो भाषा का महत्व, भाषा व्यक्तित्व का एक दर्पण है। भाषा क्या है? आपके व्यक्तित्व का, यानी पर्सनालिटी का एक दर्पण है। लोग सूटेड एंड बूटेड हैं, अब बोलते हैं कर
तो समझ में आ गया ना कि कुछ नहीं है अंदर। हाँ, वही हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो खाली ऊपर से दिखावा है। जुबान की शुद्धता आदमी के व्यक्तित्व को बताता है। अर्थात जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार की उसकी भाषा होती है। भाषा से समाज में सम्मान मिलता है और उसी से अपमान। खाली इसको ऑफ कर दीजिए ना बाबू, उधर गिराने उड़ाने में मत लगिए। तो भाषा से ही सम्मान मिलता है, उसी से अपमान। अर्थात भाषा आकर्षण और विकर्षण दोनों देता है। भाषा इंसान को इंसान से आकर्षित करवाता है, इंसान के करीब ले जाता है, और वहीं पर यही भाषा इंसान को क्या करता है, इंसान से दूर भी कर देता है। देखिए विद्यालयों में देखिएगा कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिससे स्टूडेंट बात नहीं करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं होती है। एक एग्ज़ाम पास करके आते हैं टीचर्स, वो ज्ञान के भंडार होते हैं। कल ही मैं बोल रहा था ना कि इंटरव्यू लेने जो बैठते हैं वो समझिए तो कुछ नहीं जानते हैं। जो इंटरव्यू देने आते हैं वो एक माने स्टोर हाउस होते हैं। तो यहाँ अंतर क्या होता है, बोलने की शैली, कॉन्फिडेंस लेवल। मेन तो कॉन्फिडेंस लेवल है। लेने वाले स्कूल के टीचर्स ही होते हैं। हाँ, टीचर्स ही होते हैं, जरूरी नहीं है। असिस्टेंट टीचर लोग लेते हैं, नहीं स्कूल में हेडमास्टर। जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं आदर्श हिंदी विद्यालय में पढ़ाता हूँ ना। मेरे हाई स्कूल के राजेश पांडे जी आए थे इंटरव्यू लेने। मैं कल नहीं बोल रहा था कि मेरे बगल वाले रूम में इंग्लिश लिटरेचर से इतना टफ चीज़ पूछा जा रहा था कि जो हम लोग ऑनर्स में पढ़े थे या अभी हम लोग पढ़ाते हैं ऑनर्स में। बाद में उनसे बोले कि सर आप ये सब क्यों पूछ रहे थे, के जानता है, एक प्राइमरी का इंटरव्यू देने वाला बच्चा जानता है। तो बोल रहे हैं प्राइमरी का बच्चा तो तुम भी हो, तुम बोलते। हम बोले मान लीजिए मैं आता तुम मुझसे क्या पूछते, तो तुमसे कुछ और पूछते। तुमसे हम नहीं पूछते ओनोमोटोपोई और एक्सेग्रेशन और वो सब क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स नहीं पूछते, कुछ और पूछते। हिंदी में पूछते थे, हिंदियों नहीं पूछते, कुछ और पूछते। तो बस वो तो कॉमेडियन टाइप के हैं। ऐसे भी लिटरेचर वाले कॉमेडियन होते हैं। सर राजेश सर तो उधर ही पढ़ाते हैं। राजेश पांडे ना, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। वो पढ़ाने उड़ाने के बाद बोलते हैं बुझला सन। हाँ, तो वो महापंडित आदमी है भाई, महापंडित है। मैं मजाक से नहीं बोल रहा हूँ, गुरु मानता हूँ। मेरे गुरु जो है ना श्री देवानंद साव जी, वो उनको गुरु मानते हैं। तो फिर आप जानती हो राजेश पांडे को? जी सर, मेरी बहन मास्टर्स इंग्लिश ऑनर्स का उनका पढ़ी है, और मतलब कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो उनसे अच्छा। अरे बाप, वो ही इज़ अ गुड ऑरेटर। उनके गला में ही माइक है। तो आगे चलते हैं। देखिए मुख्य जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दिया गया है इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति। भाषा का महत्व क्या होता है कि अपनी इच्छाओं की हम पूर्ति करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें भाषा के माध्यम से। समझे? मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं जब बोलूँगा कि भाई मुझे पानी पीना है, तब ना आप बताइएगा कि सर वहाँ बोतल लेके पी सकते हैं, या रुकिए मैं ला देता हूँ। तो इच्छा की पूर्ति के लिए भाषा का इस्तेमाल होता है। ऐसे बिरले संसार में कोई होते हैं जो चेहरे को पढ़ ले कि जरूर इनको प्यास लगी है, इनको पानी देना चाहिए। तो इच्छा की पूर्ति, इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति। भाषा से व्यक्ति अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव को दूसरे के समक्ष सरलता से व्यक्त करता है, जो उसकी आवश्यकता को समझकर तत्व संबंधी समाधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक बालक यदि केवल रोता है और अपने मनोभाव तथा आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाता, माने भूख को, यदि सिर्फ बच्चा रोता रहे, बोलने आता है
बोल पाता है बच्चा, 5 साल का बच्चा तो बोल पाता है, लेकिन सिर्फ रोता रहे तो क्या आप समझ जाइएगा कि वो क्या चाहता है। तो माता पिता उसे समझाने में कठिनाई होती है। माता पिता को क्या होती है, समझने में, उसको समझने में कठिनाई होती है, लेकिन वही अपनी जुबान से बोलकर दूध या भोजन की मांग करता है तो तुरंत उसकी पूर्ति हो जाती है। अब मेरा सवाल एक होता है आपके सामने, ये पढ़ के मैं समझा रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप लोगों की एबिलिटी है, खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। कक्षा में यदि आप एक ऐसे बच्चे को पा जाए तो क्या करिएगा? यही आ रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड पेडागोजी। आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, कुछ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, और एक बच्चा रोए जा रहा है, आप क्या करिएगा? कैसे चुप कराइएगा? बाकी बच्चा तो हल्ला करेगा। समस्या क्या देखेंगे? कैसे? किस चीज़ के लिए रो रहा है? कुछ तो होना सर। बोलेगा मम्मी के पास जाना है, बोलिए। नहीं बोलेगा, कुछ रोए जाएगा। ऐसा मैं फेस कर चुका हूँ। 2004 से अभी तक मैं ऐसा फेस कर चुका हूँ। मेरे सामने एक 7 का बच्चा, आनंद स्वरूप हाई स्कूल में 7 क्लास का बच्चा ने, एक बच्ची, हम बोर्ड में हम वर्क कर रहे हैं और रो रही है। और उस समय मुझे 7 में मैथमेटिक्स मिला था, मैं मैथ पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा मैथ से डरती है। बहुत बच्चे होते हैं विषय के नाम पे रोने लगते हैं। मैं जाकर बोला क्या हुआ? मैथ से डर लगता है, मैथ बोलता है ना मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी, हाँ मत डरो, कुछ नहीं है। रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। हम सोचे छोड़ देते हैं, इसकी अपनी परिस्थिति पे चुप हो जाएगी। मैं पूरा मैथ बताने के बाद भी देख रहा हूँ तो रो रही है। तो मैं क्या किया, मैं अपना बता रहा हूँ, उसको बाहर लेकर गया क्लास में मैथ देकर, क्योंकि क्लास को भी हमें शांत रखना है, नहीं तो एगो को संभालने के चक्कर में इधर 50 ठो 49 कम से कम तो होंगे, वो हल्ला करेंगे, ओ मारपीट कर लेता। 7 का बच्चा अपने आप में खुरापात माइंडेड, हाँ 7-8, जो टीचर 7-8 संभाल लिया वो समझिए HS को संभाल लेगा। एचएस वाले अच्छे हैं सर। सुनते हैं 7-8, मौका पड़ेगा तो 2 बेंच आगे जाके थप्पड़ मारते हैं सब। तो मैथ दे दिए बोर्ड में, बनाइए आप लोग, मैं आ रहा हूँ। बच्ची को बाहर निकले, क्या नाम है बाबू आपका? तो क्या बताई थी? चंदा। चंदा क्या हुआ है? रो रही है, फिर रोए जा रही है, भूख लगा है। ये उस समय की बात मैं बता रहा हूँ जिस समय मिड डे मील नहीं चालू हुआ था, हाँ उससे पहले का, मिड डे मील के पहले का। भूख लगी है, चाय मंगाए, चाय हम लोग अभी मंगा रहे हैं, पियेंगे। ऐसे हंस के बोले चाय मंगाए, तो क्या चाहिए? तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो रुको उमा मैम को बुला दे रहे हैं। क्यों? देखो बच्चियों का प्रॉब्लम, बच्चियों को मान लो कोई भी दुख दर्द रहे तो बच्चियां एक लेडी टीचर को जितना बढ़िया से बोल देंगी, हम लोगों को नहीं बोलेंगे, चाहे हम लोग बाप दाखिली क्यों ना हो, नहीं बोलेंगे। हम वही किए, उमा मैम को बोले, एक बच्चा जा रहा था कहीं, हम बोले थोड़ा सा उमा मैम को बुला दो। आनंद स्वरूप की सबसे पुरानी टीचर, मैंने वो फाउंडिंग मेंबर्स में वो आती हैं, रिटायर हो गई हैं। उमा मैम आई, की होलो चंदन, देखो नहीं हाथ से तो खुन थे के, उसको लेके गई। पता क्या चला, उमा मैम बताई कि उसकी मम्मी उसको 2 थप्पड़ मारी है घर में, 2 थप्पड़ मारी है, और उसके अनुसार वो पहली बार मार खाई अपनी मम्मी से। उसके लिए सर पहली बार वो मार उसके होश में होता नहीं है, होश में हम पहली बार मार खाए, इसलिए वो इमोशनली रो रही थी। टिफिन में उसके मम्मी को बुलाई उमा मैम और समझाई। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। देखिए एक विद्यालय में हम लोग जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, बच्चों का कैरेक्टर बिल्डअप, बच्चों का क्या कहते हैं कैरियर बिल्डअप होता है वहाँ पर बच्चों का हर तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट। कुछ स्कूल बोलते हैं ना कि हम लोग सर्वांगीण विकास के प्रति
सजग हैं। बीएड ये भी सिखाता है कि अपना लिखा हुआ चीज़ खुद मिटाएं। हम मिटा के जाएंगे भाई। हाथ से नहीं मिटाना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, -5। हाँ, और लिखने का भी तरीका ये है। और डस्टर की साथ ऐसे। बाएं हाथ से। नहीं, लेकिन हम तो बायां नहीं चलाते हैं। आपका जो आपके बाद हुआ है बीएड मेरा बहुत बाद में हुआ है। सर, ये अभी क्यों कर दिया सर कि बीएड होना ही चाहिए? देखिए, एक चीज़ ऐसी बात है, और कंपटीशन हाई रहता है ऐसी बात, क्या पढ़ाना था फिर? कंपटीशन को एक पार्शियलाइज करने के लिए। और हाई रहता है। नहीं, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए आप। माइक बंद होगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी हमें हिंदी पे ही जाना है, इसमें मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। तो अगला है ध्यान आकर्षण के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए भी लोगों के पास भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं अभी राजेश पांडे सर के बारे में बोल रहा था, गुड ऑरेटर, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो सर यदि आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, कहीं भी यदि खड़े हो जाते हैं, हम लोग को लगता है कुछ विशेष बोलेंगे। तो ये क्या है? भाषा है उनकी कि हमारे उन अनचाहे भी लोगों के ध्यान को आकर्षित कर लें। तो सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर ध्यान उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसलिए वे अभिभावकों से प्रश्न पूछकर, कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। जो बच्चे चुप रहते हैं या बोलते नहीं, उनकी कभी कभी उपेक्षा हो जाती है। इसीलिए देखिए, क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ नहीं तो रीडिंग करवाते हैं, पढ़ के सुनाइए, ऐसा पढ़िए कि अंतिम बेंच तक सुनाई दे। देखते हैं ना, बीएड के साइकोलॉजिकल पेपर में आपको मिला होगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, मिला था? साइकोलॉजिकल नहीं आया, साइकोलॉजी नहीं आया अभी। सर आता है पढ़ने। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट माने क्या? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लासरूम में, बोलिए, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी है। हाँ, अंतर्मुखी क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन आप उनसे बुलवाते रह जाइए, वो नहीं बोलेंगे। हाँ, और अंतर्मुखी में भी एक ऐसा प्रकार होता है जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। पूछा गया, दूसरा बच्चा जवाब दिया तो उसके मन में आता है, यार यही तो मैं भी बोलने वाला था, यही तो मैं बोलता। तो ये क्या है? उस बंदे को पता है कि क्या आंसर होना चाहिए, सही चीज़ क्या है, लेकिन बोल नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको आकर्षित करना चाहिए। और एक्सक्यूज मी, इसीलिए देखिए, हम लोग बार बार यही करते हैं, क्या, क्लासरूम में बच्चे को उसके नाम से बोलते हैं। नाम से बोलने का मतलब जानते हैं क्या होता है? बच्चा को ये लगता है, नहीं सर मुझे जानते हैं, सर मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे नाम लेकर पुकारे हैं। हम बोल रहे हैं, बोलिए साहिल आलम, क्या खबर है? तो साहिल को क्या लगेगा? सर मुझे जानते हैं। उसके मन में यदि, उसके पास यदि गलत उत्तर भी होगा ना, तो वो बोलेगा। नींद आ रही है? नींद आ रही है तो बोलो। नहीं सर। तो मतलब क्या है कि कक्षा में बच्चे क्या चाहते हैं हम लोगों से, माने हम शिक्षकों से, कि हमारे बात को टीचर सुने। हाँ, कक्षा में आपको ऐसे भी बच्चे मिल जाते हैं, जो बच्चा क्या होता है, अपना राम कहानी सुनाने लगते हैं। कहानी सुना, सर सुनिए ना सर, वो गए थे ना मम्मी के संग बाजार गए थे ना, तो मम्मी का 20 रुपया गिर गया, नहीं मिल रहा था। क्यों सुने? लेकिन उसको भी सुनना चाहिए। नहीं लग रहा है कि एक आप बीती कथा सुना रहा है। मेरे संग ऐसा होता है ना, तो मैं बोलता हूँ ना, सुनना बाबू, 2-3 लाइन सुनने के बाद मैं बोलता हूँ, सुनना बाबू लिख के दिखाना थोड़ा, तब जाने। हंस के मैं बोलता हूँ, लिख के दिखाना। तो कोई बोलता है लिखे सर, हाँ लिख के दिखा। क्या हुआ इसे? एक पेज वो हिंदी लिखने का कोशिश किया, रचना
रचना कौशल उसका क्लियर हुआ। देखिए ओल्ड टाइमिंग माने पुराने समय के जो टीचर्स थे उनका सजा देने का तरीका भी कुछ कुछ अलग होता था। क्या पता वो दिन वैसे टीचर्स से आप लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं। हाँ, कि 10 नरेशन मिला था बनाने के लिए, भूल भ्रांति से नहीं बना कर ले गए। तो आर.के. सिंह सर क्या किए बोलिए तो 10 × 10 10 × 10 10 × 10 100 नरेशन। ये तुम कल बना के लाओगे, नहीं तो तुमको पीटेंगे। और गौरीपुर स्कूल के जो हम लोगों के एज के माने स्टूडेंट हैं, या हम लोगों के 10 साल पहले के भी स्टूडेंट, माने प्रमोद अंकल के एज के, प्रमोद कुमार सिंह जी टीचर है ना, प्रमोद अंकल के एज के, उन लोगों से पूछो कि आर.के. सिंह का क्या दहशत था। एक बार बोलते थे ऐसे ही, छूटा है ना, कितना है, ठीक है, उतना इंटू उतना, आप उतना नरेशन बना के लाओगे। ठीक सर, नहीं है सर इतना, मैं देता हूँ, अपने दराज से निकाल के कुछ भी दे देते थे, बना के लाओगे। और एक चीज़ है, वो सर आज दुनिया में नहीं है, वो चेक भी कर देते थे। 100 नरेशन बनाकर हम दे दिया, और वो एक दिन बाद वो चेक किया हुआ कॉपी मुझे दे दिए। चेकिंग भी उनका अलग है, ये गलत काटे ना, ठीक है, सही नीचे लिख देते थे। तो ये भी सजा है। आपको मैं 100 नरेशन दे दूं बनाने के लिए एक दिन में, तो आपको क्या लगेगा कि यार इससे बढ़िया हम 10 ठो बना के ले जाते, कभी होमवर्क छूटेगा नहीं छूटेगा। तो ये उन जमाने के टीचर्स का क्या था, सजा देने का तरीका था। सजा तो ये भी हो सकता है, आपको बच्चा आके बोला सर मैडम वो ना मुझे गाली दे रहा है। क्या होता है गाली? गाली भी तो एक सार्थक शब्द है। हाँ, गंदा है, गंदा शब्द लिख, जो गाली दिया है उससे बोला जाए कि तुम 50 तो गाली लिख के दिखाओ, देखिए नहीं लिख पाएगा। उसके बाद उससे बोलो कि 50 गाली लिख के दिखाओ, नहीं तो तुमको मारेंगे। सर अभी का जो बच्चा ढूंढ के लाएगा 50 और बोल भी देगा घर में, टीचर बोले इस लिखवाएं, ये नहीं कि अपनी फैमिली से जाके पूछेगा। अभी के बच्चे बहुत अभी ऐसा है ना कि सब चीज़ तो गूगल जानते हैं। हाँ, तो बच्चों का मूल का माने बच्चों का मूल क्या है? मूल माने इच्छा क्या होती है कि टीचर हमें सुने। हम लोगों को सुनना भी चाहिए उन्हें। हम लोग जब सुनेंगे तभी एक स्टूडेंट क्या हो सकता है, आने वाले टाइम का वक्ता हो सकता है। आने वाले टाइम में वो उसके अंदर लीड करने की क्षमता आ सकती है। अगला आता है सामाजिक संबंध के प्रति। सामाजिक संबंध के प्रति, सामाजिक संबंध कहने का मतलब समाज में एक दूसरे के प्रति जो मेल मिलाप की भावना होती है, मेल जोल की भावना होती है, उसको ध्यान में रखकर वाणी से अपने भावों को बालक समाज में अभिव्यक्त करता है, जिससे उसके विचारों, भावों और लोग समझते हैं। वाणी से अपने मन के भाव को व्यक्त करता है, जिसके माध्यम से बच्चा समाज से जुड़ता है। समाज में लोग उसको समझते हैं, समाज उसे या तो पसंद करता है या तो नापसंद करता है, दोनों है। सुने होंगे आप लोग, अरे वो फलाना है ना, उसका लड़का बड़ा गाली देता है, बहुत रफ बोलता है। अब कोई बच्चे के बारे में देखो वो कैसा है, बहुत कम बोलता है, लेकिन जितना बोलता है सटीक बोलता है। तो ये क्या है, सामाजिक सेतु बंधन का काम भी भाषा करता है। इससे समाज के बीच आपसी तालमेल विकसित होता है। जो बच्चे खुलकर अपने विचारों, भावों को दूसरे काम में होना चाहिए रखते हैं, उन्हें समाज में सबसे अधिक स्वीकृति मिलती है। माने जो दूसरों के काम में अपने आप को लगाते हैं, अपने मन के भाव को दूसरों के लिए व्यक्त करते हैं, उनको समाज में अधिक स्वीकृति मिलती है। लेकिन आधुनिक काल में उन लोगों को नेता बोल देते हैं लोग, लेकिन समझते नहीं है वो तो नेतृत्व कर रहे हैं।
देखते हैं कहीं कोई ऑफिसेस में यदि आप लोग गए तो कुछ ऐसे दल होते हैं, बोलते हैं तू बोलना, तू बोलना। मतलब क्या है? आपके अंदर भाषागत कमी है, आपके अंदर संकोच है कि सामने वाले को बोलेंगे तो वो क्या समझेंगे, भाषा को लेकर भय है, समझे? तो बालक अपनी भाषा के द्वारा ही समाज में अच्छा संबंध बनाता है। इसी के द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक समायोजन होता है। इसी से व्यक्ति और समाज के बीच में क्या होता है? एक सेतु बंधन, एक सूत्रता आती है। सामाजिक मूल्यांकन, बालक समाज में क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसका मूल्यांकन समाज के लोग सामाजिक पृष्ठभूमि में करते हैं। समाज के लोग सामाजिक पृष्ठभूमि में करते हैं, माने सामाजिकता के स्तर पे। अब हमें यहाँ बैठना है, किसी को बोलना है जरा घसकिए, तो यही ना बोलेंगे जरा सरकिए, जरा घसकिए, ये तो नहीं ना बोलेंगे कि आपसे गुजारिश की जाती है कि जनाब आप थोड़ा सा हट के बैठे। सामने वाला समझते समझते मान लो बोलेगा रुक भाई, उठ के चला जाएगा। तो मतलब क्या है? मतलब है कि सामाजिक मूल्यांकन भी भाषा का होना चाहिए, माने आदमी समझ जाए, मूल्यांकन हो जाए। ये नहीं कि आप ही बोलें आप ही समझें। होता नहीं है, कुछ लोग लेटर ड्राफ्ट करते हैं इंग्लिश में, दे दिए ऑफिस में, सामने जो पढ़ने वाला है, मान लीजिए WBCS ऑफिसर ही है, पढ़ के बोला क्या लिखा है तो समझ में नहीं आया, सामने वाले को हो सकता है ना समझ में आए। ये तो जरूरी नहीं है कि आप जितनी अंग्रेजी जानती हैं उतना मैं जानूं। एक चेयरपर्सन वो तो जनरल कंपटीशन पास करके आ रहा है, वो तो जरूरी नहीं है। तो वैसे में आपको भाषा क्या होनी चाहिए? बोधगम्य होनी चाहिए, जो सभी समझ जाए। हाँ, जो सभी समझ जाए। मेरा गौरीपुर का समाज में मैं भुक्तभोगी हूँ। लेटर लिखा हूँ 6 बजे शाम को, और वो लेटर समझाने के लिए नहटी थाना में हमको 2 बजे रात को जाना पड़ा है। इंग्लिश में लिखे थे, इंग्लिश में। डिक्शनरी खुल गया था, बड़ा बाबू डिक्शनरी लेके देख रहे हैं। और हुआ क्या था, एक लड़की सुसाइड की थी, मैंने मेरे मोहल्ले में गौरीपुर गांजापाड़ा में सुसाइड की थी, मनसा मंदिर के पास में। तो उसके भाई को शक था कि सुसाइड नहीं मर्डर है, बाड़ी वाले पे केस चला गया था। तो वही हम लिख दिए। बहुत लोग हमको बोले कि चंदन तुम लिख दो, अंकल लोग, दादाजी लोग के एज के, चलिए लिख देते हैं। शाम को बैठ के लिख दिए। अब सब जाके जमा हो गया। रात को 2 बजे बड़ा बाबू देखे हैं। हाँ, सब कोई रिपोर्ट लिखाने गया है तो रात को वहाँ तक बॉडी चला गया है पोस्टमार्टम के लिए। 2 बजे रात को 2 जन आके मेरा कॉल बेल बजा रहा है। बोले क्या बात है रे भाई, नहीं उसी समय बुला दिया थाना। बड़ा बाबू लोग जो होते हैं ना, थाना के जो IC होते हैं ना, वो हमेशा नहीं अवेलेबल हो पाते, उनका बहुत ड्यूटी रहता है। अब हम आए हैं तो देखे हैं रवि है और दिनेश अंकल हैं। तो दिनेश अंकल बोले बेटा तुम क्या लिख के दे दिया, ऑफिसर को नहीं समझ में आ रहा है। बोले वो लेटर बोला गया, जो बोला गया लिख दिए, चलो। तो गए हैं तो ऑफिसर बड़ा बाबू के सामने गए तो बोला तुम ही लिखेছো? बोले हाँ सर हमें लिखे चाहिए। की लिखेছো? कोनो माने ही बोझा যাচ্ছে না, रे सब अंडरलाइन करके दे दिया। और सर 100 বার মানে আছে, একটু চেক করুন, ডিকশনারি দেখতে পারেন। সোজা लिखे नहीं আসুন तो আমি वो तो टाइम नहीं। तो इसका मतलब क्या, उनका ज्ञान नहीं है? होगा, हो सकता है वो बंदा साइंस बेस्ड स्टूडेंट हो, कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट हो। तब हमको सुबह सुबह अवधेश कुमार पांडे मिले, वो भी इंग्लिश के विद्वान, विद्या विकास हाई स्कूल के टीचर थे, गुजर गए बेचारे। हाँ, वो बोले कि चंदन लेटर लिख, जान मत ले किसी का, सीधा लिख जो सबको समझ में आ जाए। हाँ, ऐसा लिखो। तब से हम लेटर लिखते हैं, लेकिन उसमें अपना ज्ञान नहीं देते हैं। सही बात है, लेटर लिखने का हम सोचे कि जितना बोल रहे हैं सब लिखें और खूब बढ़िया से वर्ड में लिखें। अब विथ ड्यू रिस्पेक्ट सभी समझेगा। हाँ,
विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, विथ ड्यू डिफरेंस लिखें तो? नहीं सर। अब डिफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट होता है, कितने लोग जानते हैं? जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, तो ये बेकार का काम है। तो वही चीज़ बोला गया है, सामाजिक मूल्यांकन भी होना चाहिए। सामाजिक मूल्यांकन कहने का मतलब है कि समाज उसे स्वीकार करे। आत्म मूल्यांकन, सामाजिक मूल्यांकन कहीं ना कहीं आत्म मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी। बालक जब समाज में बोलता है तो उसके सुनने वालों की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, दूसरे लोग उसके विषय में क्या समझते हैं, उसकी भाषा को सुनकर बालक स्वयं का मूल्यांकन करता है कि लोग उससे प्रभावित हैं या नहीं हैं। समाज का दृष्टिकोण उसके प्रति किस प्रकार का है। माने लड़का, जो भी बच्चा बोलता है समाज में, वो ये अंदाज़ा लगाना चाहता है कि ये समाज मुझे कैसे स्वीकार कर रहा है, समाज मुझे क्या समझ रहा है, ये समाज में लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। समझे? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम चले गए एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ लोग तेलुगु बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये लोग अदर भाषा बोल रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं या आपको डर लग रहा है क्या बोले इनको, ये मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो वही चीज आत्म मूल्यांकन। ऐसे प्रेमचंद की भाषा में बोले तो मित्रता का मूल मंत्र होता है विचार का मिलना। अब विचार का मिलना माने भाषा का मिलना, यही ना। तो भाषा कैसे मिलता है? अब भाषा जब मिलता है तभी आत्म मूल्यांकन हो पाता है। नहीं बोलते हैं कि इनसे बात करने की मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है। तो आत्मा गवाही नहीं देती है मतलब क्या? उनका जुबान गंदा है, उनके भाषा में अशुद्धियां हैं। और भाषा में अशुद्धियां आई हैं कैसे? उनकी सोच की अशुद्धियों के कारण। समझ रही हैं? शैक्षिक उपलब्धि। कक्षा में जिन बालकों की भाषा या उच्चारण शक्ति जितना अच्छा होता है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी उतनी ही अच्छी होती है। भाषा के माध्यम से ही एक छात्र अपनी कक्षागत समस्याओं को छात्रों एवं अध्यापकों के सामने स्पष्टता से रखकर उसे समझ सकता है। लेकिन कक्षागत समस्याओं को छात्रों एवं अध्यापकों के सामने स्पष्टता से रखकर उसे समझ सकता है, लेकिन जिसकी भाषा कम प्रभावशाली है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यही चीज़ अंतर्मुखी बहिर्मुखी आया ना। कक्षा में जनरली हम लोग टीचर्स किन बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं? साधारणतः जो बहुत बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हम लिखे हैं कर्ता ने कर्म को, सर कर्म में ने नहीं होगा, कर्म में ने नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि वो लड़का बदमाशी कर रहा है। ऐसा तो हो सकता है कि वो जानने की इच्छा रखता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में भी बच्चे को बोलना नितांत आवश्यक है। जब बच्चा बोलेगा, सुनेगा, और एक क्लास में हम इतना जानते हैं कि एक 40 बच्चों का क्लास में, या प्राइमरी में हम लोगों को 30:1 माना जाता है, 30:1। 30 बच्चों के क्लास में 30 बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बनता है। कुछ ऐसे होते हैं कि टोटो चलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि टोटो कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, होते हैं ना। तो ये क्या है? बचपन से क्लासरूम में जैसा उसे माहौल मिला, जिस तरह का माहौल मिला, इसीलिए हम लोगों का मेन कोशिश क्या होती है कि बच्चों से बुलवाएं। इसीलिए देखिए फॉर्मेटिव स्टार्ट हुआ। फॉर्मेटिव के अंतर्गत क्या है?
कोई बताए? फॉर्मेटिव टेस्ट आप दोनों को बताना चाहिए। आप लोग स्कूल सर यूनिट टेस्ट यूनिट अलग है, फॉर्मेटिव अलग है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कक्षा में पढ़ाने के बाद जो नॉर्मल टेस्ट मिला ना, कभी नहीं। बच्चों का व्यवहार क्या है क्लास में, बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है कि नहीं करता है, विषय से संबंधित। ये नहीं कि आप संधि पढ़ा रहे हैं तो समाज से क्वेश्चन कर रहा है, तो वो उसकी बदमाशी हुई। ऐसा भी देखिएगा, आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, नरेशन चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाए हैं, और वो पूछेगा सर यहाँ पर कैन को कूड काहे नहीं करेंगे। मतलब क्या है, वो पढ़ लिया है पहले से, चेंज ऑफ टेंस पढ़ के आया है, तब आपका माथा खा रहा है। आप इधर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में रखे हैं, तो रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में कतई चेंज नहीं करेंगे। आपसे वहाँ पूछ रहा है तो वहाँ उसका दोनों मतलब है कि सर मैं जानता हूँ, मैडम मैं जानता हूँ, ये नरेशन में जानता हूँ, चेंज ऑफ टेंस होगा इसके बाद। यहाँ टुडे का ही नहीं आया, टुडे का डेड डे होता। तो ये बताना भी चाहता है और ये उसकी बदमाशी भी है। तो फॉर्मेटिव के अंतर्गत ये क्वेश्चन करने का नियम है। बच्चे आपसे विषय से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और शैक्षणिक क्षेत्र में भी भाषा की उपयोगिता यहीं देखी जाती है। आप बच्चों से बुलवाते हैं, देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों से बुलवाने के लिए ही कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चे बोल सके, अपने मन के भाव को व्यक्त कर सके। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन से इवेंट का होता है बताइए तो? वाद विवाद में तो झगड़ा भी हो जाता है, अच्छा लगता है सुनने में। सर आशु भाषा, यस, इसी को एक्सटेम्पो, हिंदी में आशु भाषण, इंग्लिश में एक्सटेम्पो और बांग्ला में ताक्षणिक वक्तृता। बहुत मज़ा आता है। हाँ, मैं आपको बताऊं, आज भी सिकरा हाई स्कूल है, उसमें मैं डीएलएड कर रहा था। मुझे एक बार 0 मिला था बोलने के लिए, 0। हाँ, बहुत अच्छा बोले थे। एक प्राइज हमको दिए थे, कलम, वो क्या नाम है उनका, प्रोफेसर पवित्र सरकार, बहुत आकर्षित हुए थे। আমাকে ভালো লাগলো যে আপনি এত ভালো স্পিच দিলেন। तो ये आशु भाषण सिखाते समय हम लोग क्या बोलते हैं कि बाबू जो भी टॉपिक है ना उस पर बोल देना, सही गलत मत सोचना। क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इतना पढ़ लिए, जो समझ में आया ठीक है, जो नहीं समझ में आया पूछिए। बोलते हैं ना हम लोग सभी बोलते हैं, ट्यूशन पढ़ाते समय या क्लासरूम में। क्यों? एक चैप्टर को हम लोग इकाई मान के क्या कहते हैं, सब यूनिट में डिवाइड करते हैं ना। क्यों सब यूनिट में डिवाइड करते हैं? एक सोनेट मान लीजिए पढ़ा रहे हैं हम, तो एक बार में ऑक्टेव पढ़ाएं तो एक बार में सेस्टेट पढ़ाएं। क्यों? दोनों एक बार में 14 लाइन पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन के समझेगा? समझने वाले भी होने चाहिए ना। मान लीजिए एक कहानी 3 पेज का है, तो एक दिन में हम लोग 1 पेज पढ़ाते हैं, 1 पेज भी जाते हैं बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरा समझ पाएँ, भाषा ज्ञान हो, कुछ पूछें, कुछ बोलें। तो इसीलिए शैक्षणिक उपलब्धि भी है, भाषा के महत्व में शैक्षणिक उपलब्धि भी है। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें शैक्षणिक उपलब्धि बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, इतिहास क्यों पढ़ते हैं? बीती चीज़ों के बारे में जाना, बस उतना के लिए। उस समय की गतिविधियों के बारे में भी पता चल सके। बहुत कुछ है उस समय, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जन्म कर्म सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग भाषा ज्ञान भी वहाँ से करते हैं कि नहीं? लिपियों का व्यवहार, हाँ, भाषा ज्ञान भी करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखिए लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू आंसर द क्वेश्चंस एज पर देयर प्रैक्टिसिएबल लैंग्वेज, बोला रहता है ना। क्यों बोला जाता है? आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन को देखने के लिए। समझ रहे हैं बाबू? आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन को देखने के लिए।
तो शैक्षणिक उपलब्धि में वो सारी बातें आती हैं। और जब हम एक बच्चे को सुनते हैं, एक बच्चा का क्वेश्चन सुनते हैं, एक बच्चे को उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उसके अंदर हिम्मत आता है, नहीं मैं जानता हूँ कुछ। और अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया कि क्लासरूम में कभी भी हम बच्चों का हे हो ए करके नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं। तो नाम लेके जब बोलते हैं तो बच्चों को अपना तो लगता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 का नाम याद रहेगा? याद रहेगा? 30 का याद रह सकता है सर, उससे ज़्यादा रहता तो नहीं। तो गवर्नमेंट का जो रूल है, अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल रूल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, 30:1 ही माना गया है टीचर्स प्राइमरी में। क्लास 1 to 5 30:1, और 2 से 3 दिन में यदि आप इंटरेक्ट हो रहे हैं बच्चों से, तो 2 से 3 दिन में आप सारे नाम याद कर लेंगे, सारे नाम। आप मेरे से पूछिए, मैं क्लास 1 का क्लास टीचर हूँ अपने स्कूल में, 72 बच्चे हैं, एक रोल नंबर से लेकर 72 रोल नंबर तक जो रेगुलर आते हैं उनका नाम विथ रोल नंबर में बता दूंगा। जनवरी से अभी तक क्या हमें याद नहीं होगा? हाँ, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो बार बार के प्रयास से तो कुछ भी हो सकता है। बोपदेव पंडित हो गए थे। बोपदेव कहाँ थे? विद्वान नहीं थे। कॉल देखिए, मेरे क्लास के दौरान कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल है आप अटेंड करिएगा। आप विशेष करके घर के गार्जियंस का कॉल ज़रूर अटेंड करिएगा, बस इतने बोलने के लिए कि इतने बजे छुट्टी होगा, उसके बाद आप कॉल करें, ठीक है? यदि कोई ज़रूरी बात रहे तो सुने, नहीं तो आप इतना बोल के रख सकते हैं। बहुत लोग होते हैं मना करते हैं, नहीं मैं बोलता हूँ रिसीव करिए। अब देखें, दूसरे के विचारों को प्रभावित करने के लिए, दूसरे के विचारों को प्रभावित करने के लिए जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। भाषा व्यवहार जिनका प्रभावपूर्ण होता है उन्हीं को लोग क्या देते हैं? महत्व देते हैं। और जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण नहीं होता है उनको जरा भी महत्व नहीं देते हैं। माने जिनके भाषा क्या होती है? कर्णप्रिय होती है। समझ में आई बात? इतना इसको आप लोग क्या घर में पढ़िएगा? आप लोगों का अगला क्लास जो टेस्ट वगैरह होने वाला है 3 बजे से है। सर हम लोग ऑनलाइन देते हैं। ऑनलाइन? आपका बाबू 3 बजे से है, ठीक है? तो इसको आप लोग अपने से पढ़िएगा। मैं इसके बाद भाषा के महत्व के बाद क्या आ रहा है उसमें? सर इतना थोड़ी आएगा सर, भाषा से रिलेटेड क्या क्या आता है? भाषा से रिलेटेड इसमें भाषा विकास के भाषा महत्व कर लीजिएगा। भाषा अर्जन की विधियाँ, तो भाषा अर्जन की विधियों में भी आपको क्या आ रहा है? अनुकरण। अनुकरण तो होता ही है, हम आपको सुन के सीख रहे हैं। जैसे देवांश सीख गया था चंडाल बोलना, टिया दीदी तुम चंडाल हो, हाँ? तो अनुकरण करके लोग सीखते हैं। अभ्यास, प्रयास के जरिए, तो प्रयास के जरिए हम स्कूल में सीखते हैं, हम लोग विद्यालय विश्वविद्यालय में सीखते हैं। और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति माने रिवीजन, थ्रू रिवीजन। कुछ आपसे मैंने सुना, उसे मैं 10 बार बोला, याद हो गया। भाषा अधिगम तथा अर्जन पर निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले परिवेश, ये याद कर लेना है आप लोगों को PDF में मैं भेजा हूँ। मैं लिया इसलिए ना कि मोबाइल देख नहीं पा रहा हूँ मैं ठीक से, मेरा मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है।
10 मिनट और दो। मैं सिर्फ टॉपिक बोल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं शाम तक मैं PDF भेज दे रहा हूँ। हाँ, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, भाषा अधिगम तथा अर्जन पर निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। परिवेश का प्रभाव पड़ता ही है। लोग बोलते नहीं है यहाँ का परिवेश ठीक नहीं है, मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देती हूँ, हाँ, गाली सीख जाएगा। तो परिवेश से सबसे पहले लेता है बच्चा। सबसे पहला गुरु जैसे माँ होती है, उसके बाद सिखाने वाला जो होता है वो परिवेश होता है। परिवेश यदि नहीं होता तो हम लोग बांग्ला नहीं बोल पाते। हम लोग बांग्ला कितना सीखे हैं, थर्ड लैंग्वेज में क्या सीखे हैं, क ख ग घ हल्का फुल्का लिखना। लेकिन बांग्ला यदि बोलने की आवश्यकता पड़े तो मैं माइक पे धड़ाल्ले से मैं बोल पाता हूँ। कैसे? समाज से मैं सीखा हूँ, समाज से। तो वही परिवेश से सीखने की इच्छा शक्ति, और परिवेश होने के बावजूद भी ज़रूरत होता है सीखने की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ इच्छा शक्ति, वो प्रबल होनी चाहिए। इसके बाद सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध। हाँ, आज का जो छात्र है वो अपने जीवन से उस चीज़ का संबंध देखता है। क्या हम ये चीज़ सीखेंगे, इसका मेरे लाइफ में क्या यूज़ है? प्रत्येक लोग देखते हैं। जब उसको लगेगा कि नहीं ये हम सीखेंगे तो हम ये कर पाएंगे, हम इंग्लिश अच्छा सीखेंगे तो कंप्यूटर सीख पाएंगे, तो वो इंग्लिश मर्जी ना मर्जी इंग्लिश ग्रामर को सीखेगा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीखेगा। उसके बाद आता है छात्र की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति। मानसिक स्थिति माने मन स्थिति, और शरीर भी उसका गवाही देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ए हेल्दी बॉडी कीप्स ए हेल्दी माइंड। शिक्षण विधि तथा शिक्षक का व्यवहार, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। शिक्षण विधि और शिक्षक का व्यवहार। एक टीचर जो होते हैं वास्तव में क्या होते हैं? स्टूडेंट के प्रति 4 रोल होता है, 4 रोल। जबकि आज के समाज में मैं देख रहा हूं कि पहले ही रोल में लोग भटक जा रहे हैं। बोलो क्या होता है 4 रोल? सबसे पहले फ्रेंड, दूसरा होता है फिलॉसफर, तीसरा होता है गाइड, ये तीनों मिला के होते हैं टीचर। मेरा व्यवहार आपके प्रति कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आके खड़ा हो गया, आप लोग एकदम डर के मारे कांपने लगे, डरने लगे। नहीं, व्यवहार मेरा फ्रेंडली होना चाहिए। तो मेरा फ्रेंडली व्यवहार आएगा कैसे? मेरे जुबान से, मेरे बोलने के तरीके से, सलीके से। मैं आपसे फ्रेंडली जब बात करूंगा तब आप अपनी समस्याओं को बताइएगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है? एक फिलॉसफर के जैसा विचार करना है कि मुझे इनके प्रति क्या करना चाहिए, क्या ऐसा हम करेंगे कि हमारे ये स्टूडेंट सफल होंगे। तब हमें गाइड के जैसा आपको रास्ता बताना चाहिए। जब मैं ये तीनों काम कर दूंगा ना, तो मैं टीचर कहला जाऊंगा। ठीक है, समझ में आई बात? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।